हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। फ्रेंड, एग्ज़ाम में भी ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। आज हम आपको सीटेट में हिंदी में आप 30 में से 30 कैसे ला सकते हो हम आपको समझाएंगे। अगर आपने आज वो समझ लिया तो 100% बता रहे आप 30 में से 30 ला सकते हो। फ्रेंड, आपको चीज़ों को अच्छे से समझना है। हम आपको वो ट्रिक बताएंगे, वो तरीका बताएंगे कि जिससे कि आप सेकंडों में अपने पैसेज को, गद्यांश पद्यांश को हल कर सकते हो। और पेडागॉजी, मैंने इसके पहले भी एक क्लास बना रखी थी कि आपको पेडागॉजी के लिए कंफ्यूजन नहीं रखना है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों की पेडागॉजी सेम रहती है। जो विषय आपका ज़्यादा ठीक हो, जिसमें आपकी समझ ज़्यादा बन सके, आप उसी से उसकी तैयारी करिए। और फ्रेंड, मैंने ये भी बताया था आपको बैच की ज़रूरत नहीं है, आप यूट्यूब में क्लास ले सकते हो। उससे आप समझ लेना, क्योंकि आपको याद तो इसमें करना नहीं है कुछ कि आप याद करोगे, रटोगे, तो ऐसा है नहीं। बस आपको यहाँ पे समझना है, आप अपनी समझ से कर सकते हो। आज हम आपको ट्रिक से बताएंगे आप कैसे सेकंडों में अपना टाइम बचा सकते हो और हल भी कर सकते हो सवाल को। तो बिना गद्यांश पद्यांश को पढ़े हम करेंगे चुटकियों में हल। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा, देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है। तो आपको ये बताना है कि देश प्रेम का अंकुर किस में विद्यमान है। बताइए जरा आप सभी। तो यहाँ पे देखिए है, सभी मानवों में, सभी प्राणियों में, सभी पक्षियों में और सभी पशुओं में। तो इसका सही आंसर क्या, आपको फ्रेंड चुटकियों में हल करना है। मैंने आपको बताया सेकंडों में। आपको इस पैसेज को, गद्यांश को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस यहाँ पे देखो क्वेश्चन पढ़ने हैं, आंसर में टिक करने हैं। देश प्रेम का अंकुर विद्यमान है, तो देश प्रेम का अंकुर कहाँ पे विद्यमान है। तो आपको बस यहाँ पे लिखा है ना देश प्रेम, क्या लिखा है, देश प्रेम लिखा है ना। आप यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देश प्रेम लिखा है ना। आपने देश प्रेम देखा, बस आपको इस पैसेज में देश प्रेम कहाँ लिखा है वही ढूंढना है। तो आप यहाँ पे ढूंढिए कि देश प्रेम लिखा कहाँ पे है। जी फ्रेंड, आपको इसमें देखना है कि इस गद्यांश में देश प्रेम लिखा कहाँ पर है। तो आप यहाँ पे बस वही ढूंढिए कि देश प्रेम लिखा कहाँ पे है। तो हम ढूंढे, तो यहाँ पे आप देखो देश प्रेम एक यहाँ पे लिखा है। दूसरा देश प्रेम देखें तो यहाँ पे है देश प्रेम। तो हम पढ़े, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे विद्यमान शब्द तो कहीं पे दिया नहीं है, यहाँ पे है देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। तो हम जो जहाँ पे हमें दिखेगा उसके एक दो लाइन आगे ऊपर नीचे हमें पढ़ना है बस। तो आप यहाँ पे देखो, इसके पहले से पढ़े तो संध्या समय पक्षी अपने निड़ की ओर चले जाते हैं, उड़े चले जाते हैं, है ना। इसके ऊपर की लाइन पढ़े तो मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा है। तो आपने क्या देखा, आपको देखना है इसमें देश प्रेम जो क्वेश्चन में लिखा है वो इसमें कहाँ पर है। और दूसरी बात, बस आपको ऊपर नीचे की एक दो लाइन करके ऐसे पढ़ लेनी है बस। तो यहाँ पे देखा, मानव ही नहीं पशु पक्षियों तक को अपना देश प्यारा है। तो सभी को अपना देश प्यारा होता है, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे मानव हो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, सभी प्राणियों में, सभी प्राणियों में देश प्रेम का अंकुर विद्यमान रहता है। तो हम अगला क्वेश्चन कर लें फ्रेंड। यहाँ पे देखिए, देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। यहाँ पे देखो, आप पशु पक्षियों को भी अपना देश प्यारा है।
तो सभी को अपना देश प्यारा है और सभी में देश प्रेम का अंकुर भी विद्यमान रहता है। अगला है सच्चा देश प्रेमी। क्वेश्चन है, सच्चा देश प्रेमी कौन होता है? वीर सपूतों की कहानियां सुनाता है वो सच्चा देश प्रेमी है। मातृभूमि का जय घोष करता है, परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरता है, या फिर अपनी भूमि देश के लिए दान करता है। तो बताइए जरा, सच्चा देश प्रेमी। तो सच्चा देश प्रेमी कौन होता है? यहाँ पे आप देखो, परीक्षा की घड़ी में खरा उतरता है, जो परीक्षा की घड़ी में परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। ऐसे लोग स्वार्थ त्याग कर जान जोखिम में डालकर देश की सेवा क्या करेंगे। इसके ऊपर देखो तो दिन भर वे त्याग बलिदान और वीरता की कथा सुनाते नहीं थकते। दिन भर तो त्याग बलिदान वीरता की बातें करेंगे, जहाँ पे परीक्षा की घड़ी आएगी वहाँ पे भाग खड़े होंगे, है ना। तो आपको भागना नहीं है, परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरना है ना। बस आपको कहानियाँ ही नहीं सुननी है, परीक्षा की कसौटी पे खरा उतरना है। हमारा आंसर सी वाला होगा। मातृभूमि का जय घोष करने से कोई सच्चा देश प्रेमी तो होता नहीं है। आप यहाँ पे ऐसे भी हल कर सकते हो, वीर सपूतियों की कहानियाँ जो सुनाता है वो बस वही देश प्रेमी होगा। अपनी भूमि देश के लिए दान जो कर दे, क्या वो देश प्रेमी होगा? तो हमारा आंसर है सी। अगला है देश प्रेम का अभिप्राय है। पहले में है देश के प्रति कोमल भावों का उदय। बी में है अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना। सी में है देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना। डी है देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। ठीक है, बताइए जरा क्वेश्चन का आंसर। देश प्रेम है ना, तो हमें क्या ढूंढना है? देश प्रेम। तो इस गद्यांश में देश प्रेम लिखा कहाँ पर है, हमें यही ढूंढना है। तो हम ढूंढेंगे देश प्रेम। देश प्रेम यहाँ लिखा है, ये देश प्रेम है ना, तो देश प्रेम यहाँ लिखा है। तो हम यहीं से पढ़ें तो देश प्रेम के लिए किसी आकर्षण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह तो अपनी भूमि के प्रति मनुष्य मात्र की स्वाभाविक ममता है। क्या है? तो यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन डी में, देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व या ममता, यही देश प्रेम का अभिप्राय होता है। डी सही है। देश के प्रति कोमल भावों का उदय, नहीं, ये इतना ठीक नहीं बैठ रहा। अनथक प्रयत्न करके देश का निर्माण करना, आप काफी प्रयत्न करके देश का निर्माण कर दोगे तो देश प्रेम का अभिप्राय कहाँ हुआ। देश हित के लिए शत्रु से संघर्ष करना, नहीं, तो देश के प्रति व्यक्ति का स्वाभाविक ममत्व। अगला है संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्योंकि। बताइए, संध्या समय पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले जाते हैं क्यों? पहले में दिन भर घूमकर वे थक जाते हैं, उन्हें रात को आराम करना है। सी है जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते हैं, या उन्हें अपना नीड़ प्यारा है। तो हम क्या देखेंगे, आप जल्दी आंसर बताइए फिर हम बताएं। तो यहाँ पे आप देखो संध्या समय, यहाँ पे संध्या समय लिखा है ना, तो हमें बस संध्या समय, इस गद्यांश में हमें बस संध्या समय ढूंढना है कि संध्या समय लिखा कहाँ पर है। तो यहाँ पे आप देखो तो ऐसे कहीं यहाँ पे लिखा नहीं है, बारीकी से आप देख लो। यहाँ पे देखो संध्या समय, तो संध्या समय पंछी अपने नीड़ की ओर उड़े चले जाते हैं। देश प्रेम का अंकुर सभी में विद्यमान है। इसके ऊपर की लाइन अगर हम पढ़ें तो मानव ही नहीं पशु पक्षियों को भी अपना देश प्यारा है।
तो मानव ही नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी को अपना देश प्यारा होता है। तो यहाँ पे हमारा डी वाला आंसर ठीक बैठेगा। दिन भर वे घूमकर थक जाते हैं इसीलिए नहीं, दिन भर घूम के थकते हैं, वो जहाँ है वहीं भी आराम कर सकते हैं। ये तो ठीक नहीं है, उन्हें रात को आराम की ज़रूरत है। इंसान को, पशु पक्षियों को दिन में भी आराम की ज़रूरत होती है। जानवर भी अपने निवास स्थान को चले जाते हैं। नहीं, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा, उन्हें अपना नीड़ प्यारा होता है। अगला क्वेश्चन है, वही देश महान है जहाँ के लोग, आंसर दीजिए, शिक्षित और प्रशिक्षित हैं। बी में बेरोजगार तथा निरुद्यमी नहीं है, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं, त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। तो बताइए जरा, वही देश महान है, ये तो आप बिना पढ़े ही दे सकते हो कि देश वही महान होता है जहाँ के लोग जरूरत पड़े तो अपने देश के काम आए, चाहे वो त्याग की जरूरत हो, चाहे बलिदान की, किसी भी चीज की। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे त्याग और बलिदान दिया ना, त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, तो हमें कथा ही नहीं सुनना है ना। इसके ऊपर की पढ़ें तो कुछ लोग समझते हैं कि मातृभूमि के नारे लगाने से ही देश प्रेम व्याप्त होता है। दिन भर वे त्याग, बलिदान और वीरता की कथा सुनते नहीं थकते, लेकिन परीक्षा की घड़ी आने पर भाग खड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें त्याग बलिदान की कथा सुनने से ही नहीं, हमें परीक्षा की घड़ी में खरा उतरना है। त्याग और उत्सर्ग में सदा आगे रहते हैं। ये प्रशिक्षित, ये ठीक नहीं बैठ रहा। बेरोजगार और निरुद्यमी, कृषि और व्यापार से धनार्जन करते हैं, ये भी ठीक नहीं बैठ रहा। तो फ्रेंड, ये था हमारा गद्यांश। हमने पूरा गद्यांश नहीं पढ़ा, हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन से हमने आंसर कर लिया। अगर आप ऐसे ही रोज करेंगे, ये तो हमें समझाने में इतना टाइम लग गया, अगर हम करें तो मात्र 5 मिनट का होगा। जल्दी जल्दी से हम आंसर को यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन को फिर यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अगला है यहाँ पे पद्यांश है एक, अस्ताचल रवि जल छल छल कवि, अस्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन, मंद पवन बहती सुधि रह परिमल की कथा पुरातन। तो हम यहाँ पे इस कविता का सार्थक शीर्षक हो सकता है, पहले में दिव का अवसान, दिवा गमन, अस्ताचल रवि, रवि का अर्पण। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, इसमें किसकी चर्चा की गई है। आप यहाँ पे शीर्षक आपसे जब भी पूछे, आप इतना ध्यान में रखना कि जिसके बारे में ज़्यादा बात की गई हो, जिस पर ज़्यादा जोर दिया गया हो, जो लेखक का उद्देश्य रहा हो जो लिखने का, ठीक है, वही उसका शीर्षक होता है। तो यहाँ पे आप देखो, तो शुरू में ही दिया है, अस्ताचल रवि जल छल छल छवि, अस्तब्ध विश्व कवि जीवन उन्मन। तो यहाँ पे आप देखो तो बस सूर्य के बारे में, सूर्य के अस्त होने के बारे में ही पूरी कविता है ना। तो यहाँ पे होगा, ये तो होने से रहा, दिव का अवसान, ये नहीं, यहाँ पे दिव गमन, दिन जब अस्त होता है, जब जाता है अपने घर को वापस, दिवा गमन ना, जब वो जाता है तो उसी के बारे में यहाँ पे देखो, अस्त होते हुए सूर्य की चर्चा की गई है ना। अस्ताचल रवि, अस्त हो रहा है, वो जा रहा है सूर्य, उसकी चर्चा की गई। तो यहाँ पे दिवा गमन, जब दिन ढलता है तो उसके बारे में बात की गई है। अगला है, इस कविता में छायावादी कवि निराला ने पहला प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है,
अस्तगत सूर्य और उसकी प्रतीक्षा में रत संध्या का वर्णन किया है। मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। डी सूर्यास्त का चित्रण किया है। तो बताइए इसमें से कौन सा सही है। आपने इसमें पढ़ा, आपने पढ़ के क्या समझा। अस्ताचल रवि जल छल छल छवि। तो यहाँ प्रकृति का मनोरम चित्रण किया है। नहीं, ये तो नहीं है। हमें क्या करना होता है, जो हमारा ज़्यादा सटीक बैठे, हमें आंसर हो, चाहे पेडागोजी हो चाहे ये हो, जो हमारा ज़्यादा सटीक बैठता है हमें वही चुनना है। सही तो हमें सभी लग सकते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, पर जो ज़्यादा सटीक बैठे हमें वो ढूंढना है। तो यहाँ पे देखो, अस्त होते हुए सूर्य की चर्चा की गई है ना। अस्त होते समय सूर्य, वहाँ पे नदियों की चर्चा की गई है, समुद्र की चर्चा की गई है, घर को स्त्रियाँ चली जाती हैं, तो सारी चर्चा यहाँ पे उनकी की गई है। तो अस्ताचल रवि ना, तो यहाँ पे सूर्यास्त का चित्रण किया है। सूर्य जब अस्त हो रहा है तो उसी का यहाँ पे चित्रण किया गया है, ना कि इसके और ना ही मादक भावनाओं की अभिव्यक्ति की। ये तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला सही है। अगला है, इस पद्यांश में प्रयोग किया गया शब्द प्रतनु अर्थ रखता है। तो आप यहाँ पे देखो, प्रतनु कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे है ना। वहाँ स्नेह की प्रतनु देह की, बिना गेह की बैठी नूतन। तो वहाँ पर स्नेह की प्रतनु देह की, वहाँ पे प्रतनु, वहाँ पर मतलब प्रतनु का मतलब होता है क्षीण देह की, क्षीण देह की, और बिना गेह की, बिना घर के, उसका कोई घर भी नहीं है, बिना गेह के बैठी नूतन। ठीक है, बिना घर की वहाँ पे बैठी, बिना स्नेह की, क्षीण हृदय की, वहाँ पे देह की बैठी नूतन है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे क्षीण होगा। अगला है, पंडित निराला हिंदी के, जल्दी जल्दी आंसर दीजिएगा, श्रेष्ठ साहित्यकार थे, लेखक तथा कवि दोनों थे, समाजवादी कवि थे। डी प्रख्यात तथा सर्वोत्कृष्ट छायावादी कवि थे। तो आप इतना तो जानते होंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। ये सिर्फ श्रेष्ठ साहित्यकार ही नहीं थे या समाजवादी कवि नहीं थे तो सब, लेकिन ये लेखक तथा कवि दोनों थे। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में रचनाएं की हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा, ये लेखक और कवि दोनों थे। अगला है, उपयुक्त पद में प्रयुक्त गेह शब्द का प्रयोग अर्थ रखता है। तो यहाँ पे आपको गेह का अर्थ क्या होता है ये बताना है। बताइए जल्दी से। गेहूं, एक जीव, घर, द्वार। तो आप गेह का पर्यायवाची शब्द तो जानते ही होंगे। तो गेह का होता है घर। अब हम चलेंगे पेडागोजी के क्वेश्चन पे। कुछ पेडागोजी के कर लेते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। हमारा उद्देश्य आपको हिंदी में 30 में 30 दिलाना है। पहला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे पेडागोजी में आपको क्या समझना है, चीज़ों को रटना नहीं है, ना ही बच्चों को आप वहाँ पे धमका सकते हो, डरा सकते हो, मार सकते हो, कोई दंड दे सकते हो, नहीं। यहाँ पे आपको जो एकदम सटीक आंसर हो वो वही है, इसमें आपको
टिक करना है। तो यहाँ पे पहले में आप देखो, सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना और डर पैदा करना। सबसे ज़्यादा निगेटिव तो यही है। अब यहाँ पे देखो कि विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न और डर पैदा करना। तब विद्यार्थियों में क्या करोगे? तनाव और डर उत्पन्न करोगे। ऐसा आपको नहीं करना है। विद्यार्थी हैं, आपसे ऊपर उनको रखना है अपने आप से। तो यही तो हमारा गलत हो गया। अगर हमारा ये गलत हो गया तो हम ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं। पहला इसमें है, ये भी गलत, इसमें पहला, इसमें पहला, 3 तो गलत हो गए, तो हमारा आंसर तो ऐसे ही आ गया। तो आप ऐसे वहाँ पे भी करना, पेपर में भी। आप जो गलत हो आप उसे गलत कर दीजिए। अगर ऑप्शन में देख लीजिए, क्या पता ऐसे ही मिल जाए, तो आपके तो वैसे ही सही मिल जाएगा। आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वैयक्तिक विभिन्नता है। पहला, किन्हीं 2 व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता। वैयक्तिक विकास का क्रम संचालन। तीसरा है बौद्धिक संरचना की विषमता। चौथा है व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। तो बताइए जरा, किन्हीं 2 व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब होता है कि व्यक्ति के अंदर अनेकों प्रकार की विभिन्नताएं हों, चाहे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सभी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं व्यक्ति के अंदर। तो यहाँ पे 2 व्यक्तियों में शारीरिक विभिन्नता, बस शारीरिक संबंधित विभिन्नता थोड़ी ना होनी चाहिए कि बस शारीरिक विभिन्नता हो गई और कुछ नहीं। तो ये नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है। वैयक्तिक विभिन्नता का क्रम संचालन, उनका क्रम, लंबाई, चौड़ाई, ये सब नहीं, छोटा बड़ा ये सब थोड़ी ना। बौद्धिक संरचना की विषमता, बस उनकी बुद्धि से संबंधित विषमता, क्योंकि वो कम बुद्धि के हैं, मंद बुद्धि के हैं, उनका IQ लेवल सामान्य है, ज़्यादा है, ये नहीं। यहाँ पे ज़्यादा ठीक ही है। व्यक्तियों के मध्य शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक स्वरूपों में विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता का मतलब उनमें सभी प्रकार की विभिन्नताएं होनी चाहिए। अगला है मौखिक अभिव्यक्ति तभी लाभकारी होती है जब वह, हम बात कर रहे हैं आपसे, आपको समझा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ये लाभकारी कब होगी? जब ये सरल एवं सुबोध हो, श्रोता को समझ आ जाए, सीधे शब्दों में कही जाए, सत्य एवं प्रभावकारी हो। आप बताइए। तो यहाँ पे ये होगा, श्रोता को समझ आ जाए। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। मेरी ये पहली क्लास थी, तो मैंने फिर भी कोशिश किया कि हम आपको अच्छे से समझा पाए। तो अगर आपकी समझ में ही नहीं आया होगा तो हमारा बोलना, हमारा समझाना किस लाभ का? वो तो किसी भी लाभ का नहीं हुआ। ना उसमें आपका भला, ना मेरे को कि हाँ आपने देखा, आपको पसंद आई, आपका कुछ भला हुआ, है ना? तो श्रोता को समझ आनी चाहिए। पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे? पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे। पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनवाएंगे नहीं। हमें पठन कुशलता का मूल्यांकन करना है ना, कि जो पढ़ रहा है अभी इस टाइम पे, जो पढ़ रहा है, हमें उसका मूल्यांकन करना है। तो ये नहीं करेंगे हम। पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ पढ़वाएंगे, तो पंक्तियाँ पढ़वाने से उसका मूल्यांकन कहाँ होगा? कि हम उसको पंक्ति पढ़वा लेंगे बुक देख के तो उसका मूल्यांकन हो जाएगा? नहीं हो सकता। यहाँ पे बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके। जी, ये सही होगा। जब बच्चा जोर जोर से पढ़ेगा, है ना, आप सुनेंगे तो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि बच्चा गलतियाँ क्या कर रहा है, कौन सा
शब्द वाक्य को शुद्ध पढ़ रहा है, कौन सा अशुद्ध पढ़ रहा है। ठीक है, तो आप इससे ज़्यादा अच्छे से जांच पाएंगे, मूल्यांकन कर पाएंगे। मूल्यांकन का मतलब होता है जांचना कि उसमें क्या गलतियां रह गई हैं, क्या नहीं है। ठीक है, तो पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे नहीं, इससे मूल्यांकन पढ़ने का नहीं होगा। तो ज़्यादा ठीक डी वाला बैठता है। पढ़ते समय विवरण, स्थान, नाम, तारीख, समय आदि को खोजना है। तो आप कैसे खोजेंगे? वैश्विक अवबोधन, बी स्थानीय अवबोधन, सी निष्कर्ष निकालना, डी पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। तो बताइए, आंसर दीजिए जल्दी से। तो यहाँ पे होगा पाठ्य वस्तु का निर्वाचन। वैश्विक अवबोधन नहीं, स्थानीय अवबोधन नहीं, निष्कर्ष निकालना ये भी नहीं। अगला है उपचारात्मक शिक्षण है। तो आप उपचारात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक का मतलब होता है कि गलतियों को खोजना, कि छात्र ने कहाँ पे गलतियाँ की हैं, वो किस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, तो उनकी गलतियों को खोजना ही उपचारात्मक शिक्षण होता है। निदानात्मक, हम उनको दूर करें जो गलतियाँ उन्होंने की हैं। तो सीखने संबंधी कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करना, अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना चाहिए। जी, सबसे ज़्यादा ठीक तो यही बैठेगा। बाकी बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, हम बालकों की वर्तनी संबंधी कठिनाइयाँ बस पता लगाएंगे, इससे उपचारात्मक शिक्षण होगा, उन्हें दूर नहीं करना। शिक्षक की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, बस हम सब्जेक्ट से संबंधी कठिनाइयों का पता लगाएंगे बस। तो ये कम ठीक बैठ रहा मेरा, ये भी कम ठीक है, ये भी, ये ज़्यादा ठीक है। अध्यापन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण करना, जो पढ़ते समय जो उनमें कठिनाइयाँ आ रही हैं, जिस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें दूर करते हुए उनको शिक्षा देना, उन्हें समझाना, उन्हें बताना। जैसे हम हैं, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप नहीं समझ पा रहे हो, है ना। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हम आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। ठीक है, आपकी कठिनाइयों को दूर करें, जिससे आप जो नहीं समझ पा रहे हो हम उसे दूर करें और अच्छे से समझाने की कोशिश करें। अगला है द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। तो बताइए, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है। पहला है लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। बी है विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। सी है अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना। डी है विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। बताइए इसमें कौन सा सही हो सकता है। तो द्वितीय भाषा अधिगम, अधिगम का मतलब होता है सीखना। जैसे हम कॉलेज गए, स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, अपने सहपाठियों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, तो वहाँ पे वो कुछ सीखते हैं। स्कूल में जाएंगे तो बच्चे अध्यापक से कुछ पढ़ेंगे, सीखेंगे, तो उनको अधिगम कहते हैं, जो चीज़ें हम सीखते हैं। और यही होता है अर्जन। तो अर्जन होता है जो चीज़ें हम स्वाभाविक रूप से सीख लेते हैं अपने घर पे। जैसे घर पे लोग बोलते हैं, मम्मी पापा कोई भी, तो हम उनको आसानी से समझ लेते हैं, वो चीज़ें हमें आसानी से आ जाती हैं। तो होता है अर्जन, अधिगम जो दूसरों से सीखा जाता है। तो हमें सीखना क्या है, दूसरी भाषा। हमें दूसरी भाषा सीखनी है तो हम वो कैसे सीखेंगे। लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना नहीं, ये हमें यहाँ पे जो ज़्यादा सटीक बैठ रहा है हमें वो देखना है। विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, जी हम इससे सीख सकते हैं।
हम इससे सीख सकते हैं। अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना नहीं, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करके हम वृत्तीय भाषा कहाँ सीख पाएंगे। लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना। हम अपनी लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देके, नहीं ज़्यादा सटीक यही बैठ रहा है कि विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का हम उपयोग करें, है ना। जब हमें सीखना है, हम स्कूल जाते हैं, हमें वहाँ पे पेन की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, पुस्तक की ज़रूरत पड़ती है और कॉपी की ज़रूरत पड़ती है ना। तो हम जब हमारे पास वो सब सामग्रियाँ नहीं रहेंगी तो हम कहाँ से सीख पाएंगे। तो हमें सुनने की भी, और वहाँ पे टीचर हैं, हमें पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तभी तो हमारी समझ में आता है, हम सीखते हैं। या हम किसी सहपाठी के साथ हैं, वो कुछ बोल रहा है तो उससे जो बोलता है वो चीज़ें हम सीखते हैं, है ना। या फिर हम कुछ खेलते हैं, कोई चीज़ें खेल रहे हैं, उससे हम सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सुनने और लिखने की, है ना, प्रयोग करने की भी सामग्री होनी चाहिए, तभी तो हम सीखेंगे। तो बी वाला ज़्यादा सटीक है। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।